on two different factors. Partial pressure and concentration gradients. पार्शियल प्रेशर क्या है बेटा? किसी भी मिक्सचर ऑफ गैस में से किसी पर्टिकुलर गैस का प्रेशर जो है वो पार्शियल प्रेशर कहलाता है। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो हमेशा गैसेस जो है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन डिफ्यूज करती है। ठीक है, डिफ्यूज फ्रॉम हाई concentration to लो concentration डिफ्यूज करती है। तो PO2 is basically the pressure of oxygen in a mixture of gas. PCO2 is basically pressure of carbon dioxide in a mixture of gas. ये पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है। सर, हाँ जी बेटा। सर डेड स्पेस वॉल्यूम कितना होता है? डेड स्पेस वॉल्यूम मतलब बंद कर, पहले इस गेट बंद कर, बार बार खोल रहा है, सही से अभी कर। वॉल्यूम कितना होता है? हाउ मच इज द डेड स्पेस वॉल्यूम? अब तो टाइडल वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम डेड स्पेस वॉल्यूम होता है? तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम बता दिया, 150 ml। हाँ, की वॉइस क्लियर नहीं है बेटा। सर ये होता क्या है? कल तो पढ़ाया था एनाटॉमिकल डेड स्पेस, भूल गए इतनी जल्दी? क्लास में थे ना, लास्ट क्लास में? हाँ, पूरी क्लास अटेंड करी सर मैंने। तो आपको पता नहीं है मैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहाँ पढ़ाया था? सर एक बार मैं चेक करूंगा नोट्स में फिर से। हम बता देते हैं आपको। इंटरनल स्ट्रक्चर खोलो, लास्ट जो था, जब आप पूछ रहे थे ना बेटा कि सर पासवर्ड बता दो, है ना? हाँ यस सर। उस वक्त मैंने आपको ये पढ़ाया था। ये देखो, एनाटॉमिकल डेड स्पेस, ठीक है, 150 ml पर टाइडल वॉल्यूम। क्लियर? यस सर। ये सर 2:04 पे टॉपिक शुरू हुआ था। हाँ, हालांकि डेड स्पेस दो तरह के होते हैं, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल भी होता है, लेकिन फिजियोलॉजिकल वाला अपने सिलेबस में नहीं है, तो अपन उसको पढ़ेंगे पर लास्ट में पढ़ाएंगे उसको। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कुछ नहीं है, छोटी सी बात है। अगर किसी एल्वेलाई के अंदर ब्लड वेसल्स की सप्लाई ना हो तो उस एल्वेलाई के अंदर जाने वाला जो ब्लड है, सॉरी, उस एल्वेलाई के अंदर जाने वाली जो एयर है वो कभी एक्सचेंज नहीं हो पाएगी, उसको हम फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस बोलते हैं। एनाटॉमी यानी कि एनाटॉमी में ऐसा क्या है, कंडक्टिंग जोन। फिजियोलॉजी में क्या है, मतलब कि सप्लाई ऑफ ब्लड। आगे पढ़ेंगे उसको, फिजियोलॉजी वाले पार्ट को, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, फिर ये कहोगे सर आप एक्स्ट्रा पढ़ाते हो, तो इसलिए मैंने वो पढ़ाया नहीं। क्वेश्चन अगर था तो हमारे पास एनाटॉमिकल डेड स्पेस का था, वो पढ़ा दिया मैंने आपको। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में जिसकी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उसका डिफ्यूजन रेट भी ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। बेसिकली लो सॉल्युबिलिटी, लो रेट ऑफ डिफ्यूजन। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 जो है दैट इज 20 to 25% higher than the oxygen. higher than oxygen. Carbon monoxide is 10 times the more than oxygen. and 200 to 250 times higher than oxygen होगी। Solubility Carbon monoxide has a more अगर हम ऑर्डर देखें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कार्बन मोनोऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की, फिर ऑक्सीजन की। नेक्स्ट वन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस क्या होता है बेटा? जैसे अभी लास्ट क्लास में मैंने
कि एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसका प्रेशर 760 mmHg है, लेकिन इस एटमॉस्फेरिक एयर में 20.84% ऑक्सीजन है, 76.20% नाइट्रोजन है और 0.03% CO2 है। अब इस परसेंटेज के बेसिस के ऊपर हम इनका पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। कितना होगा? एक सिंपल सा तरीका है, डिवाइडेड बाय 760, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 760 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो इसको 7.6 से मल्टीप्लाई कर लो, अप्रोक्सीमेट नंबर वही आ जाएगा। ठीक है, तो 7.6 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7.6 से इसको कर लो, 7.6 से इसको कर लो, तो वही एग्जैक्ट नंबर आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो partial pressure of oxygen is basically 159 mmHg, 158.7 के आसपास आएगा राउंड फिगर। इधर भी 596 पॉइंट समथिंग आएगा, 597 mmHg, और यहाँ पर 0.3 mmHg। क्लियर हो गया? हाँ कि ना? अब जो लंग्स हैं वो काम करते हैं किस पर? बॉयल्स लॉ पर। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, इस बात पर ये काम करते हैं। तो सिंपल है। अब यहाँ पर एल्विलाई जो है वो अपने आप को 104 पर मेंटेन कर रहा है। एल्विलाई से ही शुरुआत करते हैं। एल्विलाई अपने अंदर पार्शियल प्रेशर को, PO2 को बेसिकली (104) पर मेंटेन करता है। बस ये एक चीज है जिसको आपको ध्यान से समझना है। अगर ये समझ में आ गई तो आगे का पार्ट जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ये एल्विलाई है जो इतने पर पार्शियल प्रेशर को मेंटेन करता है। एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 159 mmHg। अब यहाँ पर इंस्पायरेशन हुआ, एयर अंदर एंटर की। कब तक एंटर करती रहेगी? जब तक कि इसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो 159 ना हो जाए। हाँ कि ना? इसके बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यानी कि एक्स्ट्रा कितना हुआ? 55। यस सर। अब देखो, इसके पास पहुंचा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पहुंचा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो था दैट इज 40 mmHg। ठीक है, अब यहां से गैसियस एक्सचेंज हुआ। गैसियस एक्सचेंज हुआ तो ये खुद को कितने पर मेंटेन कर रहा है? 104 पर। ऑक्सीजन को डिफ्यूज करेगा इसके अंदर, O2 डिफ्यूज होगी। कब तक होती रहेगी? जब तक कि ये खुद को 104 पर ना ले आए। तो 104 पर लाने के लिए जो एक्स्ट्रा 55 इसके पास आया वो इसने डोनेट कर दिया किसको? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सो नाउ इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 95 mmHg। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। क्लियर हो गया ना सभी को? अब देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का पार्शियल प्रेशर मेंटेन करता है 40 पर, और यहाँ पर PCO2 जो है उसका लेवल है 45 mmHg। तो ये CO2 यहाँ तक जाती रहेगी। कब तक जाती रहेगी? जब तक कि यहाँ पर +5 नहीं हो जाता। हाँ कि ना? यस सर। जब ये +5 इसको दे देगा तो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना रहने वाला है? 40 mmHg। हाँ कि ना? अब एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.3 mmHg।
तो सिंपल है, ये तो बाहर ही जाएगा, हाँ कि ना। तो एक्स्ट्रा 5, क्योंकि वो खुद को कितने पर मेंटेन कर रहा है, 40 पर, तो जो एक्स्ट्रा 5 है उसको बॉडी बाहर रिलीज कर देगी, हाँ कि ना। यस सर। तो इस तरह से CO2 वाला एक बार दोबारा बता देते। बेटा ये 45 वाला समझ में आ गया कि कैसे 45 हुआ और यहाँ पर ये 40 हो गया। वो 5 एक्स्ट्रा हुआ। भाई यहाँ 45 था, ये 45 mmHg पर खुद को मेंटेन कर रहा है। अब यहाँ पर CO2 का लेवल कितना है, 40। यस सर। तो ये कब तक इसके अंदर CO2 को डिसॉल्व करता रहेगा, भेजता रहेगा, डिफ्यूज करता रहेगा। कब तक डिफ्यूज करेगा, जब तक कि यहाँ पर ये एक्स्ट्रा 5 रिमूव ना हो जाए, दोनों का बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कितना बचेगा फिर, 40। हाँ 40 बचेगा। अब एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है वो 0.3 है। हाँ तो बाहर की तरफ फिर चले जाए। क्लियर। यस। चलिए, अब ऑक्सीजन ब्लड जो है वो पहुंचता है टिश्यू के पास। इसको रफ कर दो बेटा, ये तो समझ में आ गया ना सभी को। यस सर। सर हाँ सर मतलब 104 mmHg हमेशा एल्विलाई में रहेगा। हाँ, मेंटेन करता है वो उसको 104 पर। मतलब उसे बॉडी यूज ही नहीं करेगी उस ऑक्सीजन को। उसके अलावा एक्स्ट्रा उसको यूज कर रही है, उसको कैसे यूज करेगी। आपके एल्विलाई कोलैप्स होते हैं क्या? नो सर। रेसिडुअल लेयर रहती है ना हमेशा। कितने ml रहती है रेसिडुअल लेयर नॉर्मल ब्रीदिंग में? इतनी? 150। अरे नहीं भाई, ये इतनी रहती है कि नहीं रहती? तो 1200 ml तक 1100 1200। कुछ नहीं पढ़ा तुमने कल की क्लास का घर पे, है ना। ये फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है, व्हाट इट इज? हाँ ये तो कैपेसिटी है ना, ERV प्लस टी ओ RV। हाँ तो इतनी तो हमेशा रहेगी ना, नॉर्मल ब्रीदिंग में रहेगी कि नहीं रहेगी भाई साहब? यस सर, यस सर, यस सर। ये इतनी तो हमेशा रहने वाली है ना जब नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है। तो ये कितनी है? 2500 है, ठीक है। और गेन एंड लॉस जो होता है वो कितने का होता है सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग में? 500 ml का होता है ना। यस। अब अगर मैं मान लूं कि 159 mmHg जो है वो मेरा 100% है, क्लियर? यस सर। तो 104 mmHg कितना होगा इसका? ये 2500 ml पर है, याद रखना। और आसान कर देता हूँ, छोड़ो। 2500 ml जो है वो तुम्हारा 100% है, ये मान लो। ओके सर। ठीक है, ये पहली कंडीशन है जब पार्शियल प्रेशर जो है वो तुम्हारा 104 mmHg है, क्लियर? यस सर। अब दूसरी कंडीशन की 159 mmHg पर अगर वॉल्यूम एक्सपेंड होता है तो ये 3000 तक जाएगा। तो यहाँ पर गेन कितना हुआ, 500 ml का ना। यस सर। 500 ml 2500 का कौन सा पार्ट है?
अगर मैं 3000 को इन टोटल 100% कंसिडर कर लूं तो 3000 का 6 पार्ट मान लेंगे ना, 1/6 6 पार्ट जो है वो 500 ml है, ये कह सकते हैं, छठा हिस्सा। यस क्लियर? अब देख, यहाँ पर 2500 ml का पार्शियल प्रेशर 104 है। अब अगर इसमें 55 बढ़ जाए तो ये जो 55 गेन हो रहा है ये इस 159 का कौन सा हिस्सा होगा, देख ले। अब बात वहीं पर आएगी घूम फिर कर। समझ गया सर, समझ गया। समझ गया? चलिए, अब टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहां पर पहुंचे। टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो 40 mmHg है, ऐसा मानते हैं, पर टिश्यू में नहीं। असल में ये होता है टिश्यू फ्लूइड के अंदर, टिश्यू में तो और भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ 95 है, 95 है तो ऑक्सीजन यहाँ डिफ्यूज होगी, यहाँ पर 45 CO2 है, ये ब्लड में चला जाएगा। अब ब्लड में जाने के बाद अब यहां पर ब्लड की जो कंडीशन है, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is 45 mmHg and partial pressure of oxygen is 40 mmHg। तो हो गया डीऑक्सीजन ब्लड, हाँ कि ना? अब ये वापस से हार्ट के थ्रू, अब ये हार्ट में एंटर करेगा, हार्ट के राइट साइड से होता हुआ फिर से एल्वियोलाई में पहुंच जाएगा। अब ये किस तरह से फंक्शन करता है, एक बहुत ही बेसिक सा स्टैंडर्ड है यहाँ पर। जैसे कि एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 159, एल्वियोलर एयर में 104 है। अब वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ तो ये जो एक्स्ट्रा 55 है वो इसके अंदर ऐड होगा। डीऑक्सीजन ब्लड में 40 है तो 55 इसमें ट्रांसफर होगा, और जब 55 ट्रांसफर होगा तो 40 + 55 इक्वल टू 95 mmHg। अब ये 95 होने के बाद इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी कि लिम्फ के अंदर 40 mmHg है, ये तब तक यहाँ जाता रहेगा जब तक कि यहाँ पर 95 नहीं हो जाता पार्शियल प्रेशर, यानी कि एक्स्ट्रा 55 जो है वो इसे डोनेट कर दे। अब ये और ये 23 पर मेंटेन करता है तो एक्स्ट्रा 55 ये इसको आगे दे देगा 95 से, जब तक यहाँ पर 95 नहीं हो जाता ये इसको ट्रांसफर करता रहेगा। फिर होता है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस से CO2 बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर 52 हो जाता है, ये इसको 5 ट्रांसफर करेगा, आगे 5 ये ऑक्सीजन ब्लड को, ऑक्सीजन ब्लड डीऑक्सीजनेट हो जाएगा 45 फिर से, फिर ये ट्रांसफर कर देगा एल्वियोलाई में, यहाँ पर 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा तो ये एयर एटमॉस्फेरिक एयर में ट्रांसफर कर देगा। अब जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि एक्सपायर्ड एयर जो है उसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एक्सपायर्ड एयर में 116 है और कार्बन डाइऑक्साइड का 32 है। ये कैसे हुआ? हाउ दिस कैन बी पॉसिबल? इसका एक रीजन है, कंडक्टिंग जोन में प्रेजेंट वो एयर जो कभी एक्सचेंज ही नहीं हुई वो उसी फॉर्म में वापस चली जाती है, और जब वो उसी फॉर्म में वापस जाती है तो वहां पर पार्शियल प्रेशर जो होता है वो जनरली हाई रहता है। चलिए, नाइट्रोजन को हमारी बॉडी एक्सचेंज नहीं करती टिश्यू फ्लूइड के साथ, तो वो 596 पार्शियल प्रेशर mmHg इसका रहेगा, 96 97, एंड एल्वियोलर एयर में 573, ऑक्सीजन ब्लड में 573 और एक्सपायर्ड एयर में 567 रहता है पार्शियल प्रेशर, बट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ
नाइट्रोजन विद द ब्लड। तो ये था पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर बेस्ड। यहां तक किसी बच्चे को कोई इशू है किसी भी पॉइंट में, यू मे आस्क। कोई इशू किसी को? क्लियर है बेटा सभी को यहाँ तक? सर एक्सपायर्ड एयर में PO2 और PCO2 एक्सपायर्ड एयर में PO2 और PCO2 इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि विद्यार्थी आजकल के हमारा सालू जी कंडक्टिंग जोन में जो एयर प्रेजेंट है, जो कभी एक्सचेंज नहीं हुई, वो उसी फॉर्म में वापस जाती है। करेक्ट? इसीलिए वहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो जनरली हाई होता है देन एल्विलाई। क्लियर? यस सर। चलिए देन आफ्टर नेक्स्ट वन। हाँ सर कार्टिलेज नस जो रिंग्स होती है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होती है पूरी? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में सस्पेंड कर जाती है, वहां पर होती नहीं है, सस्पेंड कर जाती है। ओके सर। कल के नोट्स नहीं पढ़े तूने, है ना? सर मैं नोट्स नहीं पढ़ता, मैं एनसीईआरटी ज्यादा पढ़ता हूँ। हाँ, फिर कैसे क्वेश्चन तो आएंगे ना जब नोट्स में एनसीईआरटी और जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों लिखे गए हैं, तो यू मस्ट गो थ्रू द नोट्स आल्सो ना। एनसीईआरटी की जो इम्पोर्टेंट लाइन होती है वो तो नोट्स में लिखी हुई होती है कि नहीं होती है? यस सर। ये देख, टर्मिनल ब्रोंक्यूल में दिख रहा है कुछ तुम्हें? नहीं ना। और यहाँ पर लिखा है कार्टिलेजिनस रिंग सस्पेंड हो जाती है। ये सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन है जो यहाँ पर लिखी गई है साथ साथ। चलिए नेक्स्ट वन इज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। थिकनेस is inversely proportional to rate of diffusion. रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है तो थिकनेस कम है, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है तो इसका मतलब थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन ज्यादा है। आइडियल थिकनेस जो डिफ्यूजन के लिए होती है यहाँ पर ऑफ द लेयर्स दैट इज 0.2 mm। नाउ ये 0.2 mm है क्या बेटा? एल्विलाई की जो लेयर होती है दैट इज वन सेल्ड थिक, और किससे बनी होगी ये? दैट इज फॉर्म्ड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। इसके जस्ट नीचे एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स होता है एंड दैट इज आल्सो सिंगल लेयर्ड। एंडोथेलियम जो होती है ब्लड वेसल की वो सिंगल लेयर्ड होती है एंड दैट इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। यहाँ पर जो ब्लड वेसल है वो सबसे टीनिएस्ट वन, सबसे छोटी है बेसिकली, एंड द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। अब दोनों स्क्वामस एपिथेलियम है और एपिथेलियम जो है वो बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन का एक ही हिस्सा बनाती है जिसको हम बोलते हैं बेसल लैमिना। इसीलिए यहाँ पर देखो मैंने लिखा है कि दिस इज फॉर्म्ड बाय बेसमेंट सब्सटेंसेस व्हिच इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। क्या चीज नहीं लिखी है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में होनी चाहिए? क्या नहीं लिखा है बेटा? बोलो भाई। बेसमेंट मेम्ब्रेन याद है ना फर्स्ट चैप्टर की? याद तो नहीं नो। कितने हिस्से होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के? तीन। दो सर दो दो कौन कौन से? रेटिकुलर और हाँ, तो रेटिकुलर किससे बना होता है? कोलाजन रेटिकुलर फाइबर से। सर रेटिकुलेट फाइबर से रेटिकुलर और बेसल लैमिना किससे बना होता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन। अब इसमें जब दोनों तरफ ही स्क्वामस सेल्स हैं तो बीच का बेसमेंट सब्सटेंस जो होगा वो क्या होगा? सिर्फ
laminar layer, लैमिनर लेयर, कौन सी लेयर होगी सिर्फ? बेसल लैमिना, हाँ कि ना? दैट इज फॉर्म्ड बाय Yes. म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन ओनली, लेकिन वहां पर फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। क्लियर? क्लियर और नॉट क्लियर? yes, sir, मतलब yes. कनेक्टिव टिश्यू का इसमें पार्ट नहीं होगा, मतलब वो रेटिकुलर लेना। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट बात। वो पार्ट यहाँ पर नहीं होगा। चलिए, अब ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस होती है 0.2 mm, ठीक है? आइडियल। अगर इससे ज्यादा होगी, बेसल सब्सटेंस जो है वो बढ़ेंगे, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कम हो जाएगा। क्लियर बच्चे? क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर, क्लियर। Yes, sir. Yes. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. गौरव प्रेजेंट है? गौरव चौहान। यस सर, गौर चौहान इज प्रेजेंट। कैसा है बेटा? सब बढ़िया? हाँ जी सर, ठीक। वो ग्रुप के ऊपर पासवर्ड पोस्ट करने का सजेशन किसने दिया था तुम्हें? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग। सॉरी सर। Anyone of you, just don't repeat such kind of things again, because password is not only meant for that कि मुझे कोई इशू है किसी से। प्रॉब्लम ये है कि आपकी एज में बच्चे ये नहीं समझ पाते कि क्लास लेना क्यों इम्पोर्टेंट है। उन्हें लगता है कि ठीक है ना यार, पढ़ा हुआ है, सब आता तो है, आता है तो कोई बात नहीं, मस्ट बी इन द क्लास, रिवीजन तुम्हारा ही हो रहा है, ठीक है? सर। हाँ जी सर, अब मतलब आप हर फाइल का अलग अलग पासवर्ड बनाओगे या फिर? सर प्रॉब्लम होती है सर, मेरे को बार बार इनका रीनेम करके पासवर्ड लिखना पड़ता है नीचे। हाँ, तो वो तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। और उसमें अगर यू नो माय नंबर, अगर कोई इशू तुम्हें आता है, यू जस्ट कॉल मी कि सर मेरे को इसका पासवर्ड याद नहीं। हर डेट का अलग पासवर्ड रहेगा, ये श्योर है। ठीक है सर। कम से कम इस बहाने तो क्लास में तो आएगा। क्लास में रहता हूँ सर मैं। हाँ, वो मुझे पता है। सबसे पहले तेरा ही नाम देखता हूँ मैं क्लास में एंटर होने के बाद। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू, वाह गुड। चलो तो नहीं नेक्स्ट सर, टॉप। हाँ अपना पूरा 100% मेरे पे ध्यान देने के लिए थैंक यू सर। हाँ, नहीं मेरा ध्यान सब पे है। अभी क्लास में 52 स्टूडेंट है, मेरा सब पे ध्यान है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है? ओके सर। तुम भूल जाते हो मेरा नाम क्या है ना? आप नहीं सर, मेरे को तो याद है, विष्णु नाम आपका सर। हाँ। विष्णु सर। चलो तो आगे शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड एंड प्लाज्मा। ब्लड क्यों लिखा और प्लाज्मा क्यों लिखा, दोनों अलग अलग क्यों लिखा मैंने, ठीक है? ब्लड जो है दैट इज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड प्लाज्मा से ही काम चल जाता नहीं, क्योंकि आरबीसी जो है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है? और वो रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली ऑक्सीजन के मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है? 97% of oxygen is basically binded to the hemoglobin which is present in RBC.
तो सिर्फ ब्लड प्लाज्मा यहाँ पर काम नहीं करता, पूरे ब्लड के हिस्से जो हैं, पार्ट जो हैं, वो इसमें हेल्प करते हैं। और रिमेनिंग 3% जो है दैट इज डिसॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा। नेक्स्ट वन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 70% बाइकार्बोनेट बनाता है, कार्बोनिक एसिड। तो CO2 इज बेसिकली 70% ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट। एनसीईआरटी बड़ी चालाक है, उसने बाइकार्बोनेट टर्म यूज किया, ठीक है। अब ये बाइकार्बोनेट जो है वो आरबीसी में भी प्रेजेंट हो सकता है, और वो बाइकार्बोनेट जो है वो प्लाज्मा में भी प्रेजेंट हो सकता है, अलग अलग कंडीशंस में। अभी आगे पढ़ेंगे हम जब CO2 का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो। और 20 to 25% इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। ये एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। And remaining 7% that is dissolved in blood plasma. ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में जाता है। चलिए, तो सिंपल है, 97% HbO2 की फॉर्मेशन की, 3% डिसॉल्व आया लेफ्ट एट्रियम टू द टिश्यू सेल्स, एक्सचेंज हुआ, यहाँ से 70% वाटर के साथ CO2 बाइंड करके कार्बोनिक एसिड बनाती है H2CO3, एंड HbCO2 की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब आरबीसी में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने इसको मेंशन किया है अलग से। CO2 ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अब यहां पर बच्चे करते हैं गलती बेटा, क्यों? क्योंकि दो फॉर्मेशंस लिखी जाती हैं, एक होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और एक होता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो किस फॉर्म में लेकर जाएगा? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अमीनो फॉर्म। रीजन, CO2 binds to globin, not iron. CO2 binds to globin, not heme. हीम से बाइंड नहीं करती है, ये ग्लोबिन से बाइंड करती है। तो इसका एक फायदा होता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के लिए हीम हमेशा अवेलेबल रहता है, हाँ कि ना? यस सर। दोनों की बाइंडिंग साइज अलग अलग है। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes. चलिए, then after next one is transport of oxygen. There is two form for the transport. HbO2 97%, dissolved in blood plasma that is 3%. One hemoglobin carries 4 O2 molecules और 8 oxygen atoms को carry करता है basically. Hemoglobin normal person में 15 to 16 gram per 100 ml होता है, and 1 gram of hemoglobin carries 1.34 ml of oxygen. अगर per 100 ml of blood में देखें तो 15 multiplied by 1.34 approximately 20 ml of या 19.4 ml of oxygen is carried by 100 ml of blood. एक हीमोग्लोबिन के ऊपर 4 Fe2 पॉजिटिव आयन होते हैं, ये चीज
याद रखना, आगे बहुत इंपॉर्टेंट आएगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जिसको कॉपरेटिविटी कर्व बोलते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन इन आयंस के बेसिस के ऊपर है। तो एक हीमोग्लोबिन जो होता है बेसिकली, उसमें 4 आयन होते हैं Fe2 पॉजिटिव के, दैट बाइंड्स टू O2 मॉलिक्यूल। लंग्स में अगर मैं एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात करूं तो 4 आयन है उस पर, तो Hb4 पर 4O2 जुड़ता है और वो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन Hb4O8। क्या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है? बताओ भाई। सर वो तो No, sir. वो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी तब बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा सर। वेरी गुड। When carbon monoxide binds to heme, हीम से जब ये बाइंड करता है तब इसकी फॉर्मेशन होती है। अब ये फॉर्मेशन जो है दैट इज फेवर्ड बाय विच काइंड ऑफ कंडीशंस? ये एनसीईआरटी की लाइनों में से निकाला गया उसका क्रक्स है बेसिकली, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो, CO2 का पार्शियल प्रेशर अगर लो हो, टेम्परेचर लो हो, और 2,3 बायोफॉस्फोग्लिसरेट 2,3 BPG जो है अगर उसका अमाउंट भी अगर लो है, और पीएच हाई है, यानी कि लो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, तो उस कंडीशन में ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होगी। हीमोग्लोबिन जो है वो ज्यादा एफिनिटी शो करता है 2,3 बायोफॉस्फोग्लिसरेट के लिए। क्या होता है 2,3 बायोफॉस्फोग्लिसरेट बेटा? व्हाट इट इज? सर ग्लाइकोलिसिस का पार्ट है। सर मसल में एनर्जी प्रोवाइड करता है क्या? मसल में एनर्जी प्रोवाइड करता है जब एटीपी नहीं होता उसके पास। कह सकते हैं, लेकिन मैं ब्लड के बारे में पूछ रहा हूँ। आरबीसी के अंदर 2,3 BPG बनता है, 1,3 BPG नहीं बनता है। ग्लाइकोलिसिस पढ़ी है ना सभी लोगों ने? Yes. तो बताओ 1,3 BPG और 2,3 BPG जो है वो क्यों बनता है? मतलब 2,3 BPG क्यों बनता है आरबीसी में, 1,3 BPG के पायरुवेट क्यों नहीं बन जाता? सर पायरुवेट शायद टॉक्सिक होएगा। शायद टॉक्सिक होगा, ऐसा तो नहीं है। इसलिए नहीं। देखो आरबीसी में चलता है ग्लाइकोलिटिक पाथवे, ठीक है? तो आरबीसी जो है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं, तो पायरुवेट वो बनाते नहीं, ठीक है? डायरेक्टली आरबीसी जो है वो 2,3 बायोफॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन कर लेती है। अब ये 2,3 बायोफॉस्फोग्लिसरेट जो है दैट बाइंड्स टू डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। and shows greater affinity than
ऑक्सीजन। अब देखो होता क्या है कि जब आरबीसी ऑक्सीजन डिलीवर करती है तो ऑक्सीजन डिलीवर करने के बाद हीमोग्लोबिन का हीम ग्रुप फ्री होता है, ठीक है, और CO2 उस हीम ग्रुप पर बाइंड नहीं करेगी। ये बात मैंने अभी बताई थी ना आपको। क्या बनाती है वो? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाती है। और तो तुम्हें पता ही है, वो तो क्लियर? सब भाई है तुम्हारे। अब वो जब हीम ग्रुप फ्री होता है और आरबीसी में 2,3 बीपीजी प्रेजेंट होगा, वो जाकर उस हीम ग्रुप पर बाइंड कर जाएगा। तो वो उस ग्रुप पर बाइंड कर जाएगा तो बेसिकली हीमोग्लोबिन ज्यादा एफिनिटी शो करता है, 2,3 बीपीजी से बाइंड करने में आसानी होती है, आराम से बाइंड कर जाता है। ऑक्सीजन के लिए शो नहीं करता। रीजन? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कन्फर्मेशनल चेंजेस करता है हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर के अंदर। कैसे? जब यहां पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल Fe2 पॉजिटिव आयन पर बाइंड करता है किसी भी हीम ग्रुप के अंदर, तो दैट मूव्स टुवर्ड्स पोरफायरिन रिंग, अंदर की तरफ मूव कर जाता है और दूसरे ऑक्सीजन एटम के लिए दूसरे Fe2 पॉजिटिव आयन को रिप्रेजेंट कर देता है कि भाई इससे बाइंड कर जा। तो बेसिकली इस तरह की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं कॉपरेटिविटी। लेकिन इनिशियली शुरुआत में ऑक्सीजन जो है जब बाइंड करती है Fe2 पॉजिटिव पर, उस टाइम पर ये रेट बहुत स्लो होता है। बट इन केस ऑफ 2,3 बीपीजी दैट बाइंडिंग टू द ऑल Fe2 पॉजिटिव आयन ऑल टुगेदर एक साथ होता है, तो उसके लिए ज्यादा एफिनिटी शो करेगा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रेदर देन ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन में पहले वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करने के बाद उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। ये पोरफायरिन रिंग के अंदर की फॉर्म में अगर आगे बढ़ा तो ये कन्फर्मेशनल चेंजेस हुए और ये कन्फर्मेशनल चेंजेस जो हैं इन्होंने अलाउ किया कि अब आगे बाकी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर सके। ठीक है, अभी इसको पढ़ेंगे आगे। तो 2,3 बीपीजी जो है उसकी एफिनिटी ज्यादा है हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की रेदर देन ऑक्सीजन। क्यों बना ये? आरबीसी में, क्योंकि आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। एरोबिकली वो पायरुवेट को कन्वर्ट नहीं कर सकता एनर्जी गेन करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है उसके पास, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। राइबोसोम जो है वो बस इतनी देर के लिए कि वो हीमोग्लोबिन बना दे, ठीक है, और जैसे ही हीमोग्लोबिन बना आरबीसी राइबोसोम भी जो है वो डिजनरेट कर जाता है। ये है आरबीसी के साथ प्रॉब्लम। अब इसके बेसिस पर बनता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जिसको हम बोलते हैं कॉपरेटिविटी कर्व। अभी आगे पढ़ेंगे क्यों कहते हैं इसको कॉपरेटिविटी कर्व। दिस इज द एस शेप्ड कर्व, सिग्मोइडल कर्व होता है। नॉर्मल पर्सन जो है वो 19.4 और 20 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो डिलीवर करता है, ये बाइंड करती है। अब दो कंडीशंस हैं, नॉर्मल कंडीशन एंड स्टर्नस कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में बॉडी जो है दैट यूटिलाइजेस ओनली 5 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में जहां ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन लिखा है उसकी सबसे लास्ट लाइन जो है वो यही है, ठीक है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर बॉडी जो है वो 5 ml यूटिलाइज करती है, रिमेनिंग 15 ml इज प्रेजेंट इन द वीनस ब्लड। नेटफ्लिक्स की आईडी पास इन स्टर्नस एक्सरसाइज Body utilizes 15 ml of oxygen per 100 ml of blood and the venous blood contains 5 ml per 100 ml. That means what? As much as the body requires oxygen, that much is only supplied by the hemoglobin. सिर्फ उतनी ही सप्लाई की जाती है, उससे कम या ज्यादा नहीं। रीजन कॉपरेशन, कॉपरेटिविटी। अब ये कॉपरेटिविटी क्या होती है बेटा? हीमोग्लोबिन जो एक टेट्रामर कंपाउंड है, बेसिकली टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर है, और दैट बाइंडिंग टू द एनी सब यूनिट विद ऑक्सीजन इंक्रीजेस अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑक्सीजन ऑफ द अदर सब यूनिट्स। यानी कि जब एक सब यूनिट बाइंड करती है ना, तो बाकी सब यूनिट जो है वो ज्यादा
अट्रैक्ट होती हैं ऑक्सीजन के लिए। ग्राफ में भी हमें ये दिखाई देता है। कैसे? बहुत ही सिंपल सी बात। यहां पर इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली रेशियो इज 1:1। 20% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हुआ है और अप्रोक्सीमेटली 20 के ही आसपास यहां पर पार्शियल प्रेशर है। किसका? जल्दी से बताओ। ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन। यहां से लेकर अगर मैं यहां तक का डिफरेंस देखूं दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 10 mmHg। हाँ कि ना? यस यस। अब ये 10 mmHg का डिफरेंस है, लेकिन अगर आप बाइंडिंग की कैपेबिलिटी को देखें तो दैट इज enhanced by more than 50%। हाँ कि ना? बाइंडिंग कैपेबिलिटी 50% से ज्यादा बढ़ गई। भाई पहले 20 से 20 था और अब देखो 10 के डिफरेंस में 30 mmHg बाइंडिंग 30% मोर सैचुरेटेड हो गया, जबकि होना क्या चाहिए था? 10 के बराबर 10% ही होना चाहिए था, लेकिन वो 30% हो गया, यानी कि दैट 2 times मोर, 2 गुना ज्यादा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ग्राफ में दिख रहा है, ये तो बेसिक है। यस सर। यस सर। तो ऐसा क्या हुआ बेटा कि ये 10 into 10% ना होकर 10 into 30% हो गया? इतनी देर में क्या चेंज आया, क्या फर्क आ गया? रीजन कि जब शुरुआत में 20 into अप्रोक्सीमेटली, मैं इसको 17 या 18 मान लूं, 18, क्योंकि 50% जो है वो 28 पर हो रहा है, तो डिफरेंस जो है ये 28 10 का है। तो 20:18 इज बेसिकली रेशियो ऑफ 1:1, यानी कि 1 mmHg पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है तो 1% ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है। करेक्ट? हाँ कि ना? फलक, गौरव, हर्ष, समझ में आया बेटा ये? यस सर। यस यस सर। सर। ये यहाँ पर डिफरेंस है। अब अगर मैं यहां से लेकर और यहां तक का डिफरेंस देखूं तो 1 mmHg पार्शियल प्रेशर बढ़ने पर 3% HB सैचुरेट हो रहा है। कितना हो रहा है देखो? 3%। कितना हो रहा है? 3% हो रहा है ना? 3%। 3%। अब मुझे एक बहुत बेसिक सी बात बताना, एक हीम के पास कितने Fe2 पॉजिटिव थे? 4। अब एक यहाँ पर बाइंड कर गया तो 3 यहाँ रह गए। यस सर। अब मैंने आपको 2 मिनट पहले क्या समझाया था कि अगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करेगा तो कन्फर्मेशनल चेंज होगा और वो फैसिलिटेट करेगा कि नेक्स्ट ऑक्सीजन जो है वो भी बाकी Fe2 पॉजिटिव से फटाफट बाइंड कर जाए। क्लियर? अब बाइंडिंग, आगे बात समझ में जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि कन्फर्मेशनल चेंज होने से कोऑपरेटिविटी बढ़ गई। शाबाश। अब यहाँ पर होना चाहिए था 1:1, यहाँ है 1:3, यानी कि 2 times मोर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। क्लियर हो गया बेटा सभी को ये? इसीलिए इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिविटी कर्व। जब एक Fe2 पॉजिटिव बाइंड करता है तो वहां पर कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं और चेंजेस होने की वजह से वहां पर भेजना 2 मिनट रुक जाओ। बाइंडिंग 2:30 पे की भेज दूंगा। एफिनिटी जो है ऑक्सीजन के लिए बढ़ जाती है। Fe2 पॉजिटिव एंड मोर अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इसीलिए इसको कोऑपरेटिविटी कर्व कहते हैं। अब बाइंडिंग क्या होगी बेटा? बाइंडिंग पावर
20 mmHg अगर पार्शियल प्रेशर है, 30%, 25 है तो 50%, अप्रॉक्स नंबर मान के चल रहा हूं मैं, 40 है तो 75% एंड 95 है तो 97%। यहाँ पर ग्राफ में देखो, टोटल ब्लड हैविंग द O2 that is 80%, sorry 100%, और ऑक्सीजन which is bounded to hemoglobin that is approximately 97%। क्लियर? क्लियर है बेटा? हाँ कि ना? Yes. चलिए, अब P50 वैल्यू किसे कहते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन at which 50% of hemoglobin is saturated। अब एक रेशियो मैंने यहां पर लिखा है, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P50 वैल्यू। अगर P50 वैल्यू ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा है, तो एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन कम हो जाएगी। ये बात सही है कि गलत है बेटा? आयुष कुमार सिंह, आयुष कुमार सिंह, आयुषी शर्मा, चिन्मय, बताओ ये बात सही है कि गलत है? मैं ये कह रहा हूं कि 50% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन 40 mmHg पार्शियल प्रेशर पर हो रहा है, ना कि 28 पर, ना कि 25 पर। ये मेरी पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन, फोर्टी mmHg पार्शियल प्रेशर पर 50% सैचुरेशन है। मेरी दूसरी कंडीशन है 15 mmHg पार्शियल प्रेशर पर 50% सैचुरेशन है। किस कंडीशन में ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी ज्यादा है हीमोग्लोबिन की? सेकंड में। सेकंड वाली में है। सेकंड में है। अब इधर अगर पार्शियल प्रेशर 15 है तो इसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन से ज्यादा है, इधर कम है। अब अगर मैं इस कंडीशन में कहूं तो इस कंडीशन में, पहली कंडीशन में PCO2 ज्यादा है कि PO2 ज्यादा है, मुझे बताओ। PCO2 ज्यादा। ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ गया। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन विजिबल नहीं है। सभी के साथ यही इशू है भाई? नो सर, नो सर, विजिबल है सर। विजिबल बेटा एक बार आप स्क्रीन वो लॉग आउट करके लॉग इन करो। अब मैं इसी ग्राफ में जहां पर मैंने कॉपरेटिविटी आपको शो की, मैं यहां पर आपको दो चीजें दिखाना चाहता हूं। चलो, ये जो है जहां पर कॉपरेटिविटी आपको दिखाई दे रही है इस पार्ट में, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टिश्यू, ठीक है। और ये जो फ्लैट पार्ट है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन एल्वियोलाई। करेक्ट है ये बात या इनकरेक्ट है? जल्दी से बताओ। करेक्ट नतीजा है।
सर एक बारी दोबारा बता दीजिए क्या पूछ रहे हो आई आप? एम जस्ट आस्किंग कि यहाँ पर मैं इस पार्ट में लिख रहा हूँ ऑपरेटिविटी के सामने, दैट इज कि यहाँ पर जो ब्लड है दैट इज डीऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम टिश्यू, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन एल्विलाई। क्या ये करेक्ट है? करेक्ट है सर, गति गति करेक्ट है। बोलो भाई। यस करेक्ट है। क्यों? जब मैंने पूछा क्यों तो बोले नहीं है। मुझे तो बेटा देखो, इस पे से क्वेश्चन जरूर आना है, तो इस ग्राफ को अच्छे से समझ लिया मतलब ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया। तो ये वाली बात आखिरी बात है जो आपको समझनी है। बोलो भाई। प्रशांत सरावत, कोई प्रतिक्रिया इस पर? यस सर। सही है कि गलत है ये? सही लग रहा है सर मुझे तो। क्यों? सही लग रहा है। नहीं सही लग रहा है, रीजन तो होगा ना सही लगने का कि सर मुझे इस फैक्ट की वजह से सही लग रहा है कि लक्ष्य बेटा तेरी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो भाई। अदिति शर्मा, आंचल मिश्रा, यस सर। करेक्ट है कि इनकरेक्ट है ये? करेक्ट लग रहा है सर, क्योंकि जो परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन की वहाँ पे होगी जहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, और ऑक्सीजन ज्यादा एल्वियोलाई में हो रहा है, मतलब मैक्सिमम प्रेशर। तो ये सही आ रहा है लगता है। अच्छा, तो ये जो 30 से लेकर 70 के बीच में है दैट इज अ डीऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम टिश्यू, जिस पर लिखा है मैंने, उसमें तो बहुत जल्दी जो है एकदम से स्टीप कर्व जो है वो हुआ। पर क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जो है वो मतलब आरबीसी के साथ बाइंड हो गई, तो फिर वो जितने ज्यादा बाइंड होगी उतने ज्यादा CO2 फिर बाहर निकलेगी जब ऑक्सीजन जाएगी। करेक्ट। देखो, जब हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कर्व की बात करते हैं, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है टिश्यू से आता है तो उसके अंदर CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। और अभी मैंने आपको एक चीज समझाई कि कार्बन डाइऑक्साइड जहां बाइंड करता है वहां ऑक्सीजन बाइंड नहीं करता, ऑक्सीजन बाइंड करता है हीम पर। तो हीम की अगर हम बात करें तो वो वैकेंट है, खाली बैठा है, और जैसे ही वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो फटाफट ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करना शुरू कर देगा, किस पर? हीम पार्ट पर। और हीम पार्ट पर अगर वो बाइंडिंग करेगा तो CO2 वहां से रिलीज हो जाएगी। हाँ कि ना? क्लियर? यस सर। और जब CO2 वहां से लीव होगी यानी कि उस टाइम कर्व जो है वो यहाँ पर स्टीप पार्ट में रहेगा, स्टीप कर्व रहेगा। लेकिन अगर मैं 90% से अबव देखूं तो वहां पर 90% से अबव सैचुरेशन, अगर पार्शियल प्रेशर को देखा जाए
तो पार्शियल प्रेशर जो है, अभी देखो टिश्यू वाली बात हम कर रहे थे, अभी हमने पढ़ा, कहाँ गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये देखो टिश्यू में पार्शियल प्रेशर कितना है, 40 से 23 के बीच है, या फिर 45 से 52 के बीच है मैक्सिमम, जबकि एल्वेलाई के अंदर वो 104 है और 40 के बीच है बेसिकली। तो अगर आप देखोगे यहां पर इस कर्व में, तो ये जो पार्शियल प्रेशर है, ये पार्शियल प्रेशर एल्वेलाई में है, हाँ कि ना, जबकि 23 से लेकर और 40 तक ये पार्शियल प्रेशर, या 52 तक मान लो, ये कहां पर है, टिश्यू में है, हाँ कि ना। यस सर। तो टिश्यू के अंदर ये कर्व स्टीप रहता है और एल्वेलाई के अंदर ये फ्लैट रहता है। क्लियर बेटा, क्लियर है सभी को, बोलो भाई। यस सर। चलिए नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, क्रक्स लिख दिया मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी का। दो तरह के शिफ्ट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट। अगर कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट हो रहा है, और या फिर कर्व जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। अब मैं एक बहुत ही बेसिक सी चीज यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। मान लो कि ये जो वैल्यू है ये 50% है, क्या है ये 50% है ये। ठीक है, अब मैं पहले केस में देखता हूँ 50% सैचुरेशन। बेटा ये चीज अगर किसी को नहीं समझ में आया ना तो दोबारा से पूछ लेना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस केस में आपको एफिनिटी कम या ज्यादा नजर आ रही है? तो सबसे ज्यादा सबसे लेफ्ट वाले जो में। राइट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट में कम होगी एफिनिटी और लेफ्ट और वाले में लेफ्ट ज्यादा। शिफ्ट में ज्यादा। राइट शिफ्ट लेस एफिनिटी टू ऑक्सीजन, मोर एफिनिटी टू ऑक्सीजन। तो लेफ्ट शिफ्ट कहां पर होता है बेसिकली? टिश्यू में हो सकता है, बोलो बेटा। हाँ जी, सर टिश्यू में राइट शिफ्ट होगा ना, क्योंकि वो एफिनिटी तो कम हो जाएगी, O2 तो रिलीज हो जाएगा ना। करेक्ट। एल्वियोलाई साइड। लंग्स जो होते हैं, एल्वेलाई जो होता है उसमें लेफ्ट शिफ्ट होता है।
आधे लोगों ने यस सर बोल दिया था। ठीक है, अब उस कंडीशन में क्या होगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा, H पॉजिटिव आयन का अमाउंट कम होगा। अमाउंट कम है तो बेसिक पीएच होने वाला है। कैसा पीएच होगा? बेसिक पीएच होगा। 2,3 बायफॉस्फो या डाइफॉस्फोग्लिसरेट कम है, टेम्परेचर कम है। और यहां पर एक टर्म लिखी हुई है HbF, दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो होती है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अडल्ट हीमोग्लोबिन। अभी इसको भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यही पढ़ेंगे। राइट शिफ्ट कब होगा? CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो, H पॉजिटिव आयन का अमाउंट ज्यादा हो, तो पीएच जो है वो लेस होता है, यानी कि एसिडिक पीएच होगा। 2,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट का अमाउंट यहाँ पर ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम हो जाती है, और टेम्परेचर तो ज्यादा होगा ही, बिकॉज रेस्पिरेशन इज गोइंग ऑन। और रेस्पिरेशन में हीट लिबरेट होती है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। क्योंकि मैंने भेज दिन रहा क्लियर है बेटा? नहीं तो मिर्जापुर देख ले सीजन 2। Anyone have any doubt in this? You may ask. Otherwise, we will move further. चलिए, तो राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को हम बोलते हैं बॉहर्स इफेक्ट। दैट इज कॉल्ड बॉहर्स इफेक्ट एंड इट इज अपोजिट टू हाल्डेन्स इफेक्ट। हाल्डेन्स इफेक्ट के अपोजिट होता है ये। नेक्स्ट वन, मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। का डिसोसिएशन कर्व का क्या डिफरेंस है? तो मायोग्लोबिन के केस में हाइपरबोलिक कर्व होता है, और हीमोग्लोबिन के केस में सिग्मोइडल कर्व होता है। सर ये वाला पैराबोलिक नहीं है? हाइपरबोलिक नहीं है सर हाइपरबोलिक लग रहा है सर। मुझे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक लग रहा है यार। मतलब आज मैं कहूँ तो तुम्हें फिजिक्स में से ज्यादा आती होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो, बट मुझे तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक सर ये तो मैं सर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है। मैथ्स का पार्ट क्या है? फिजिक्स में शुरुआत में पढ़ाते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक लग रहा है मुझे ये। यस सर। हाँ भाई, आदित्य पाठक। यस सर। पैराबोलिक है क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। सर मैंने तो हाइपरबोला वो सुना जो नीचे जाता है ऐसा ही। मेरे को पता नहीं, इक्वेशन तो पता नहीं मुझे। हाइपरबोलिक है सर। पैराबोलिक ही होगा सर ये। अच्छा,
हाइपरबोलिक रेक्टेंगुलर। मेरे हिसाब से पैराबोलिक ये नहीं होता। यस सर, पैराबोलिक होता है। यस सर। यस सर। सर यस सर। यस सर। मैं यहाँ खड़ा होके किसी भी चीज को फेंकता हूँ तो उसका ग्राफ, तो पैराबोलिक तो ये होता है मेरे हिसाब से भाई। हैं सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मान लिया सर, बस हाइपरबोला। मेरी इंटेंशन क्लियर है, आवाज तो क्लियर हो जाएगी। यस सर। सर वो इंटेंशन होने के लिए सर आवाज क्लियर होनी चाहिए ना सर। हाँ तो अभी ये बताओ कि ये पैराबोलिक है कि नहीं, कौन बता रहा था अभी? कोई समवन इज देयर? विश्वेंद्र सिंह हाइपरबोला है ना? हाँ सर। चलो अभी बीच में जो येलो से बनाया गया ग्राफ है, दिस वन इज बेसिकली फीटल हीमोग्लोबिन। अभी इसकी भी बात करेंगे अपन, पर अभी अपन बात कर रहे हैं मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन की। तो मायोग्लोबिन जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन के लिए ज्यादा एफिनिटी दिखाता है, रिस्पॉन्ड टू द मसल ऑक्सीजन नीड, ठीक है। बट इसके पास सिर्फ 1 Fe2 पॉजिटिव आयन है, तो इसका सैचुरेशन जो है वो बहुत स्पीड से होता है, ठीक है। कितनी स्पीड से होता है इसका सैचुरेशन? देखो मान लो कि इसको मैं काउंट रखता हूं 10, दिस इज 10 ऑन माई काउंट, ये 20, ये 30। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि इसका 50% जो है वो अप्रोक्सीमेटली 5 पर ही क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, हाँ कि ना? 50 से भी ज्यादा। यस सर। ये यहाँ के करीब मान लो कि ये हो गया। तो 60% ऑफ मायोग्लोबिन saturate at 5 mmHg partial pressure of O2, correct? और approximately 40 तक पहुंचते पहुंचते ये अरे सर कम है 40 तक पहुंचते पहुंचते 95% सैचुरेट हो गया। 95% सैचुरेट। बट अगर आप हीमोग्लोबिन के केस में देखेंगे तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 97% saturate at more than double partial pressure of oxygen. 95 mmHg पर 97% सैचुरेट होता है, यहाँ तो 40 पर ही सैचुरेट हो गया। रीजन? क्योंकि मायोग्लोबिन के पास सिर्फ एक ही Fe2 पॉजिटिव है, और जब एक की बाइंडिंग हो जाती है तो बाकी के लिए एफिनिटी और बढ़ जाएगी। जब बाकी के लिए एफिनिटी और बढ़ेगी तो वहां पर बाइंडिंग की स्पीड जो होगी वो और भी ज्यादा होगी। इसीलिए मायोग्लोबिन जो है वो बहुत से इफेक्ट नहीं दिखाता, ठीक है। मायोग्लोबिन डू नॉट शो बहुत से इफेक्ट। क्यों नहीं दिखाएगा बेटा? रीजन बताएगा कोई इसका?
शिफ्ट टू राइट क्यों नहीं दिखाता? सर क्योंकि उसके पास एक ही साइट है। एक ही साइट है बाइंड करने के लिए। शाबाश, ठीक है। एंड इट स्टोर्स ऑक्सीजन टेम्परेली। और अगर टेम्पोरेली स्टोर कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अगर किसी को अपना स्टेमिना बढ़ाना है तो उसको रेड मसल फाइबर्स बढ़ाने पड़ेंगे अपनी मसल में, मायोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, हाँ कि ना? अदरवाइज बहुत जल्दी मसल फटीग होंगी, बहुत जल्दी जो है वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। क्लियर? हाँ कि ना? यस। नेक्स्ट वन इज फीटल हीमोग्लोबिन। Fetal hemoglobin, that is HbF and HbA का डिफरेंस, दोनों स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, but gamma chain have 37 residues different from, अलग होते हैं किससे? बीटा चेन ऑफ HbA। अब यहाँ पर डबल बॉस इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। मैटरनल HP, अभी इसका रीजन बताऊंगा क्यों। क्योंकि एक तो फीटल हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन के लिए, दैट इज व्हाट एक्चुअली ट्रांसफर ऑक्सीजन फ्रॉम मदर्स टू फीटस। दिस इज द डिफरेंस ऑफ एफिनिटी, ठीक है। यहाँ पर इसका 50% है और इसका 50% तकरीबन यहाँ पर है। ये बेसिक सा डिफरेंस आता है। अब मैंने एक चीज देखी है, डबल बॉस इफेक्ट क्यों शो करेगा? किसकी एफिनिटी ज्यादा है बेटा ऑक्सीजन के लिए? HbF have more फीटल हीमोग्लोबिन। than HbA। अब मैं अडल्ट और इसे मदर हीमोग्लोबिन बोलूं तो मुझे बताओ कि अगर किसी मदर में हीमोग्लोबिन की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो डेथ पहले किसकी होगी? फीटस की होगी कि मदर की होगी? 1 मिनट का ब्रेक है बेटा। ओके सर। मदर जी सर।
हाँ बेटा बताओ अब। मदर की। सर मदर। मदर की मदर डेथ की पहले होगी क्यों होगी? क्योंकि मदर कोई सर मदर का हीमोग्लोबिन कम हो गया तो ऑक्सीजन कम देगी वो, तो fetus तक कम पहुंचेगी। सर फीटल हीमोग्लोबिन की तो एफिनिटी ज्यादा है ही, तो वो कम में भी काम चला लेगा। करेक्ट। अपन एक टर्म यूज करते हैं ना, फीटस इज पैरासाइट ऑन मदर्स हीमोग्लोबिन। ये फीटल हीमोग्लोबिन जो है दैट इज पैरासाइट ऑन मदर्स हीमोग्लोबिन। हाँ कि ना? अब देखो, चाहे कितना भी ऑक्सीजन कम क्यों ना हो मदर के लिए, फीटस अपना शिफ्ट तो करवाएगा ही करवाएगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट शिफ्ट। ये पहला शिफ्ट जो होगा ये किसके लिए होगा? शिफ्ट टू राइट है ना ये? बोलो भाई। यस सर। अब ये यस सर। शिफ्ट टू राइट फर्स्ट फॉर HbF, और इसके बाद ये सेकंड शिफ्ट फिर करेगा। ठीक है, ये सेकंड शिफ्ट फिर किया इसने। टू सप्लाई ऑक्सीजन टू मैटरनल टिश्यू। हाँ कि ना? फर्स्ट सप्लाई जो होती है वो फीटस के लिए होती है। अब अगर डेफिशिएंसी होगी हमेशा, तो वो किसके लिए होगी? फर्स्ट के लिए कि सेकंड के लिए? सेकंड के लिए। सेकंड के लिए होगी। यानी कि अगर मदर के अंदर हीमोग्लोबिन कम है तो वहां पर किसके डेथ होने के चांसेस पहले हैं, ज्यादा हैं? मदर की। अब अगर मान लो कि मदर की डेथ हो गई तो फीटस को तो ऑक्सीजन मिलनी नहीं। फीटस को तो ऑक्सीजन मिलनी ही नहीं, और जब फीटस को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? फीटस की भी डेथ हो जाएगी। इसीलिए लो हीमोग्लोबिन पर गायनेकोलॉजिस्ट प्रेगनेंसी को अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर? यस 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 सर। For O2 and less affinity, for 2,3 BPG. कितना ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है फीटल हीमोग्लोबिन? कैरीज 30% more O2 than maternal hemoglobin. मदर का हीमोग्लोबिन जो होता है दैट शोज डबल बोहर्स इफेक्ट। बेटा क्लियर है सभी को डबल बोहर्स इफेक्ट? यस सर।
स्ट्रक्चरिंग है। अब ऑक्सीजन डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। नहीं, अभी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। पॉइजनिंग ये क्या होती है बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड हैव approx 250 times more affinity than O2 to bind with hemoglobin. ठीक है, that forms या binds reversibly with hemoglobin and forms carboxy hard to remove कार्बन मोनोऑक्साइड causes death। कैसी डेथ बोलते हैं बेटा इसको? साइलेंट डेथ। साइलेंट डेथ। इसके अलावा एक सार्स भी है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उसको लास्ट में पढ़ेंगे हम। कोरोना वायरस से कॉज होता है, ये 2003 में चाइना में फैला था। नेक्स्ट वन इज ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स। हाइपोओपनिया, हाइपरोपनिया, एपनिया, स्लीप एपनिया सिंड्रोम, डिसओपनिया, ऑर्थोओपनिया, टैकीओपनिया। बताएगा कोई इनके बारे में? हाइपोअपनिया बोला जाता है स्लो ब्रीदिंग को। हाइपरोपनिया फास्ट रैपिड रैपिड ब्रीदिंग को। एनोपनिया नो ब्रीथिंग। अब इसके साथ एक और चीज है जिसको बच्चे कंफ्यूज करते हैं, दैट इज एनॉक्सिया। दैट इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन इनहेल्ड एयर। तो वो हमारी बॉडी के किस काम की है? काम आएगी कोई? नो।
स्लीप एपनिया सिंड्रोम, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सर एपनिया में फिर ब्रीदिंग नहीं होती तो जिंदा कैसे रहता है फिर? भाई जिंदा रहे ना रहे वो तो बात अलग है ना। अब तुम सांस रोक के बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, तुम क्या कहेंगे, तुम एपनिया कंडीशन में हो? वो तो मेडिकल टर्म है ना। वो तो मेडिकल टर्म है ना, है ना। अब जो मर गया उसको भी एपनिया बोलेंगे। अब मैं 5 मिनट के लिए सांस रोक के बैठ जाऊं तो ये कहेंगे भैया एपनिया कंडीशन में था। उसने ये थोड़ी ना कहा है कि वहां पर रेस्पिरेशन रुकी हुई है या कुछ और है। दिस जस्ट अ टर्म। ओके सर। Upper respiratory tract closed by epiglottis, leading to apnea. And sleep break. Obese people more prone to it. डार्लिंग उम्र अदा वादा कर दे। गाना सुनना देखा है, गिलास में ले रहा। Dysopnea. आवाज ना आती तुझे? कहाँ से सुन? Painful breathing. Except किसे छोड़कर? Upright position. Orthopnea. Difficulty in breathing. वो किसी भी पोजीशन में हो सकती है। ओ मैंने देखे ना। Tachypnea. Rapid shallow breathing. फास्टली धीरे धीरे सांस लेना। हाइपोक्सिया। shortage of oxygen in tissues. इसके फर्दर टाइप्स हैं। The very first one is anemic hypoxia. Second one is stagnant hypoxia. Third one is hypoxia. And last one is cytotoxic hypoxia. क्या डिफरेंस है भाई चारों में? कुछ तो नाम से समझ में आ ही रहा होगा। सर ब्लड वाला पहले वाला आरबीसीज में एनीमिया होने की वजह से ब्लड नहीं पहुंचता टिश्यू में। एनीमिया नहीं, रिड्यूस्ड हाँ हीमोग्लोबिन। causes shortage of O2. दूसरी stagnant hypoxia. So less pumping of heart या heart failure. Heart fails to pump blood. In condition of heart attack,
and heart failure. Hypoxic hypoxia at high altitude, ऐसा होता है. Low oxygen density in air. Cytotoxic hypoxia. reduced oxygen in cells. साइनाइड पॉइजन से. Cytotoxic hypoxia जो होती है, that is utilization of oxygen reduced due to poisoning. Of O2 reduced in body cells due to poisoning, like cyanide poisoning. Clear? Clear है बेटा? Yes, Next sir. one is transport of CO2. How much time left? कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट. So the very first one is transport in blood plasma. तो CO2 H2O के साथ मिलकर H2CO3 की फॉर्मेशन करती है. अब ये H2CO3 जो है, एसिडिक कंडीशंस होने की वजह से H पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है. और ये जो है यहाँ पर HCO3 नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट बना देते हैं. अब बचा ये H पॉजिटिव, ये अमोनिया के साथ मिलकर अमोनियम आयन बना देता है, which is less toxic. इधर मैंने एंजाइम नहीं लिखा है, ध्यान से देखिएगा इसको. एंजाइम नहीं लिखा है ना? अच्छा, आज की फाइल का पासवर्ड क्या रहेगा? 7715. दूसरा, ट्रांसपोर्ट इन आरबीसी. आरबीसी में कैसा ट्रांसपोर्ट रहने वाला है? आरबीसी में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है बेटा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज. कौन से आयन की जरूरत पड़ती है उसे?
एक्टिव होने के लिए? जिंक Zn+2। कंडीशंस एसिडिक है तो ये भी H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव में सर बता देगा। कौन सा? 1771 है ना? 7715। 77, ठीक है सर। अब यहाँ पर जो ये बन रहा है H2CO3 दैट इज 70% तेरे लिए की फॉर्मेशन यहाँ पर। अब ये HCO3 नेगेटिव जो है फ्रॉम RBC diffuses out but it causes ionic imbalance। किसमें? आरबीसी और प्लाज्मा में। in blood, plasma and RBC। RBC के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, मोर H पॉजिटिव, और ब्लड प्लाज्मा में HCO3 नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा। अब इसका इफेक्ट क्या आने वाला है? क्लोरीन आयन आरबीसी के अंदर चला जाता है। तो ब्लड प्लाज्मा में जो NaCl है that dissociate into Na positive and Cl negative। Clear? And this chloride ion, अब ये Na positive और HCO3 नेगेटिव मिलकर NaHCO3 बना देंगे एंड क्लोराइड आयन enters to RBC। अब वहां पर वो H पॉजिटिव के साथ मिलकर या तो वो HCl बना देगा या फिर वो K पॉजिटिव के साथ मिलकर KCl की फॉर्मेशन कर देगा। दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही। And now the third one, that is carbamino hemoglobin। That is 20 to 25%। तो होता क्या है इसमें बेटा कि CO2 जो है वो RNH2 ग्रुप ऑफ that is amino group of globin प्रोटीन के साथ मिलकर एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करती है that is RNHCOOH, that is कार्बामिनो कंपाउंड। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एज कि हीमोग्लोबिन CO2 के इस ग्लोबिन पार्ट से जुड़कर और इसने फॉर्मेशन कर दी HbCO2 की, which is कार्बामिनो
मीनो हीमोग्लोबिन। क्लियर? हाँ कि ना? क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Anyone have any doubt in this? No, sir. चलिए, तो हम इसका पहला पार्ट पढ़ चुके हैं जो कि टिश्यू लेवल पर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होगा। इसको बेटा दूसरे पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और यहाँ पर हम पढ़ेंगे हाल्डेन्स इफेक्ट।